हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में आपके सामने जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें 7वां चैप्टर हम ज्योग्राफी का कर रहे थे और उसमें हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ लिया है, वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ा है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय दाब। हालांकि पिछले सेशन मैंने वायुमंडल दाब आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वायुमंडल दाब को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल के सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर इंप्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर हम आपको इसी समय क्लास अपडेट करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि वायुमंडलीय दाब समय और स्थान के साथ किस प्रकार बदलता रहता है। इस संदर्भ में नीचे दिए गए 3 कारकों का हम आसानी से अध्ययन करेंगे और ये जो 3 कारक हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक की बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसमें से नंबर 1 आता है दोस्तों हमारे पास में समुद्र तल से ऊंचाई जिसे अपन तुंगता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुंगता भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों तापमान। तीसरा पॉइंट आता है पृथ्वी का घूर्णन और चौथा पॉइंट आता है जलवाष्प। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक हैं। उसमें से पहला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई, दूसरा कारक है तापमान और तीसरे कारक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो तीसरा कारक हमारे पास में आता है और वो आता है दोस्तों जलवाष्प। कौन सा आता है दोस्तों? जलवाष्प। क्लियर हो चुका भाई यहां तक? हाँ भाई, सभी साथियों को यहां तक पता चल गया है। तीसरा जो कारक होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास में जलवाष्प। क्लियर हो चुका भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट हम यहाँ पर आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास में आ रहा है समुद्र तल से ऊंचाई। चलो भाई, यहां पर हमारे पास में आ रहा है समुद्र तल से ऊंचाई। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने हालांकि मैंने प्रत्येक चीज को अच्छी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है ताकि जो विद्यार्थी हमारे पेड कोर्स को पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब से लाइव नहीं ले पाते हैं, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ता है तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई की। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब में सदैव क्या होती है? कमी होती है। यानी अगर हम धरती से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो भैया वायुमंडल दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जैसे देखिए, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल दाब में क्या होती है? कमी होती है। जमीनी स्तर पर वायुमंडल का दाब पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है। यानी अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे पहाड़ बना देता हूं और इस पहाड़ के 2 भाग बनाता हूं, यहां पर वायुमंडलीय जो दाब होगा, यहां पर जो वायुमंडलीय दाब होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। यहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा दोस्तों? अधिकतम होगा। जबकि यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं न्यूनतम कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? न्यूनतम। यानी मैं कहता हूं कि भाई धरातल पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होगा, लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी की चोटी पर जाओगे तो वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जमीन से आप ऊंचाई की तरफ जाओगे तो वायुमंडलीय दाब में कमी होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायु स्तंभ की ऊंचाई समुद्र तल पर अधिकतम होती है, इसी कारण ऊंचाई पर दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है और धरातल पर दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्लियर हो चुका माय डियर फ्रेंड्स? हाँ भाई, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। यहां तक आप नोट कर लीजिए भैया। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां तक आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, यहां तक अवश्य नोट कर लो भैया। बिल्कुल, बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। जमीनी स्तर पर वायुमंडलीय दाब पर्वतीय की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल, पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होता है। जमीन की तुलना में, जमीनी स्तर पर वायु दाब पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। वायु स्तंभ की ऊंचाई समुद्र तल पर अधिकतम होती है। यही कारण होता है कि ऊंचाई पर दाब कम तथा धरातल पर दाब क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर हो चुका भाई? क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
अगले सेशन की हम बात करते हैं। वायुमंडल का जो दाब होता है निचली परतों पर अधिक क्यों होता है? आपके मन में एक सवाल और होगा कि सर आप कह रहे हैं कि भाई जमीन से हम ऊपर तैरते जाएंगे, वायुमंडल दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो यहां अगला क्वेश्चन बन रहा है कि भाई वायुमंडलीय जो दाब होता है वो निचली परतों पर अधिक क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण क्या होता है? नंबर 1, हवा सभी गैसों का मिश्रण है, बहुत अधिक मात्रा में संपीड़ित हो जाती है, आप सभी को पता होगा। नंबर 2, ऊपरी परतों के भार के कारण निचली परतों का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई ऊपर अगर वेट बढ़ता जाएगा तो निचली परतों पर लोड बढ़ता जाएगा, निचली परतों पर घनत्व बढ़ जाएगा। तीसरा, भारी गैस और कण हमेशा निचली परतों पर आकर जमा हो जाते हैं, यानी भारी गैस और जितने भी कण होते हैं, भारी कण होते हैं, निचली परतों पर क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे, जिसके कारण घनत्व बढ़ जाएगा और जिससे वायुमंडलीय दाब में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि भाई धरातल जमीन की बात करते हैं तो वह वायुमंडलीय दाब अधिकतम होगा और ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। दूसरा आ रहा हमारे पास में तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वायुमंडल का जो दाब होता है तापमान के साथ निकट संबंध रखता है, यानी वायुमंडल का जो दाब होता है वो तापमान के साथ बहुत ही विपरीत संबंध रखता है। यानी यहां हम कह सकते हैं कि वायुमंडल ताप में स्थानिक भिन्नता सीधे तापमान द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तापमान और दाब में एक दूसरे में क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे कैसे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उच्च तापमान के कारण हवा गर्म होती है तो इसके अणु और कण एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, जिसके कारण हवा का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बहुत शानदार जानकारी है कि जब उच्च तापमान के कारण हवा गर्म होती है, जब उच्च तापमान के कारण हवा गर्म होती है तो इसके जो धूल के कण थे, जल वाष्प के कण थे या गैसों के जो कण थे वो दूर दूर विसरित हो जाते हैं, और इसके कारण वहां का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि तापमान बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब हवा को ठंडा किया जाता है तो ये सिकुड़ जाती हैं और हवा के अणु केवल छोटे छोटे क्षेत्रों में फैल जाते हैं। तापमान गिरने के कारण वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तापमान गिरने के कारण वायुमंडलीय दाब क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। भाई क्लियर हो चुका है यहां तक? हाँ भाई जल्दी से बताओ, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है? आगे आ रहा दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन। अब हम समझते भाई पृथ्वी के घूर्णन के बारे में। पृथ्वी का घूर्णन भी ग्लोब के ऊपर दाब पेटियों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अपनी दूरी पर घूर्णन के कारण भूमध्य रेखीय पवन केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर चली जाती हैं, जबकि ध्रुवीय पवन केंद्र की ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए मध्य अक्षांश के वायु केंद्र पर परिवर्तन बहुत अधिक होता है। बिल्कुल आप इन पॉइंट को पढ़ लीजिए दोस्तों। पृथ्वी का घूर्णन भी ग्लोब के ऊपर दाब पेटियों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अपनी दूरी पर घूर्णन के कारण भूमध्य रेखीय पवन केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर चल जाती हैं, जबकि ध्रुवीय पवन केंद्र की ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए मध्य अक्षांश के वायु केंद्र पर परिवर्तन बहुत अधिक देखने को मिलता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हवा, गैस, जलवाष्प और धूल के कणों का मिश्रण होता है। अधिक भार वाली वायु का अर्थ है गैस, जलवाष्प और धूल के कणों का सम्मिलित रूप पाया जाना। अगला आ रहा है, जबकि कम भार अथवा कम वायु दाब वाली पवने ये कण एक दूसरे को दूर स्थित होती हैं। हवा के इस भार को हवा का वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल दाब मापने की इकाई मिलीबार होती है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है और समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 101 यानी 1013.2 MB। क्लियर हो चुका है दोस्तों? यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने वायुमंडलीय दाब वाला जो ये चैप्टर था, 7वां चैप्टर, ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब दोस्तों इसकी जो नोट्स है हमारे आप
प्ले स्टोर पे जाओ, सबसे पहले आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और वहां से ऐप से आप इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कोचिंग से रिलेटेड किसी प्रकार के अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी है इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ताकि कोई नया विद्यार्थी अगर चैनल पर आता है तो जब आपके कमेंट पड़ेगा तो बिल्कुल वीडियो को वॉच करेगा और उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही साथियों, से ही वंदे मातरम।